नमस्कार प्रिय साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कौशल बैच में। तो दोस्तों, जो लोग भी यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए मैं एनवायरनमेंट की सीरीज चला रहा हूं। इन्वायरमेंट में मैं आपको वही चीज़ें पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, इससे इतर मैं कुछ भी नहीं पढ़ाता हूं, यही मेरी सबसे अच्छी खासियत है या यही हमारे चैनल की विशेषता है दोस्तों। जैसा कि अगर आप मेरी पहले से वीडियो से लेकर आखिरी वीडियो तक आप देख लेते हैं इस चैप्टर का, तो आपको मैं सब कुछ दिखा दूंगा कि मैंने जो पढ़ाया है। आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपसे टैकल हो पा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आपको विश्वास नहीं है तो इस बात के लिए मैं गारंटी लेता हूं कि आप मेरी सारी वीडियो देखिए ईमानदारी पूर्वक। और जब मेरा यह सीरीज कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप जब स्वयं टैकल करेंगे तो खुद सोचेंगे कि हाँ, सही में वाकई में सर ने जो बताया था वाकई में ये सत्य है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं किसी और बात की आप डिस्कशन ना करते हुए। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको विसर्जी लता के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया है, आरोही लता के बारे में भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। मैं इसलिए प्रीवियस चीज़ों को लेके चल रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि हाँ, मैंने यहाँ तक पढ़ाया है और इसके बाद क्या आने वाला है दोस्तों, आपको ये भी मैं बताने वाला हूँ। आइए बात करते हैं इसके आगे की बात। तो पहली चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कि क्षेत्र के आधार पर पौधों का वर्गीकरण कैसे होता है। यानी कि क्षेत्रों के आधार पर पौधों का वर्गीकरण से तात्पर्य ये हो जाता है दोस्तों कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से पौधे आते हैं या किन किन क्षेत्रों में क्या पौधे आते हैं या क्या होता है, आइए जानते हैं। पहली बात करते हैं जलोद्भिद के बारे में। जलोद्भिद के बारे में बात करें तो दोस्तों, जलोद्भिद का मतलब हो जाता है यह पानी में पाए जाते हैं। सबसे पहली कारण यह है कि ये पानी में पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ें होती हैं जिनकी जड़ें कम विकसित होती है। इनकी जड़ें जो होती है बहुत ही कम विकसित होती है। इनकी पत्तियां पतली व संकरी होती है दोस्तों। इनकी विशेषता दूसरी ये है कि इनकी जो पत्तियां होती हैं वो बहुत ही पतली होती है और बहुत ही संकरी यानी छोटी होती है दोस्तों। जिनमें जिस पर मोम की परत होती है। और इसके उदाहरण है कमल, हाइड्रिला हाइड्रिला और जलजिली जल लिली। पहला है कमल, हाइड्रिला और जल लिली। देखिए, अब मोम से तात्पर्य हो जाता है, आप देखते हैं कि कई बार पत्तियों के जो नीचे होता है, जैसे कि आप इनको देखते हो, जैसे काई आपने देखा होगा, काई हो गया। ठीक है, ये क्या होते हैं, जलोद्भिद मतलब जल में रहने वाले पौधे, ऐसे पौधे जो जल में रहते हैं। जैसे आपने काई को देखा होगा, काई की जो पत्तियां होती हैं ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, छोटी पत्तियां होती हैं। दूसरी चीज़ें होती हैं, इनकी जड़ें कम विकसित होती हैं, इनकी जड़ें पानी में ही रहती हैं, आप देख सकते हो। और जो इनके पत्ता होगा, इनके जो पत्ते होंगे, उनकी पत्तियों के नीचे आप देखेंगे मोम जैसे वाइट वाइट सा बना रहता है, उसी को बताया गया है कि मोम की परत होती है। तो दोस्तों, अभी हमने आपको बताया या मैंने आपको समझाने का प्रयास किया जलोद्भिद क्या होते हैं। जलोद्भिद ऐसे पौधे जो पानी में पाए जाते हैं, जो पानी में ही उगते हैं या पानी में ही लगते हैं, तो उन्हें बोला जाता है जलोद्भिद। जलोद्भिद के उदाहरण में मैंने आपको बताया, कमल के बारे में बताया और हाइड्रिला के बारे में बताया और जल जिली के बारे में बताया दोस्तों। आइए बात करते हैं आगे की बात, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, यानी नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दोस्तों। तो इसे बोला जाता है लवणोद्भिद। लवणोद्भिद से मतलब ये हो जाता है, तात्पर्य ये हो जाता है, जो ऐसे पौधे जो नमकीन जगह पर या नमकीन पानी में उगते हैं या नमकीन पानी पर निकलते हैं, उन्हें बोला जाता है लवणोद्भिद। जो समुद्र के आसपास या ऐसे कहा जा सकता है रेगिस्तान के आसपास जो क्षेत्र रहते हैं, उसमें जो पानी रहते हैं, वहाँ जो तालाबों में पानी रहता है या कहीं पर पानी इकट्ठा रहता है, उससे उसमें उगने वाले पौधे को कहा जाता है लवणोद्भिद। क्योंकि वहाँ का जो पानी होता है वो बिल्कुल ही साल्ट होता है, यानी कि एक तरीके से नमकीन पानी होता है, खारा पानी होता है, और इसे ही बोला जाता है लवणोद्भिद वाले पौधे। तो लवणोद्भिद वाले पौधे की दूसरी विशेषता ये है कि पौधे दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो पहली चीज़ यहाँ पर जानने वाली ये है दोस्तों कि जो लौणोद्भिद वाले पेड़ होते हैं या पौधे होते हैं दोस्तों, वे दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इन पौधों की जड़ें जमीन से ऊपर निकली हुई होती है। इन पौधों की जो जड़ें होती हैं वो जमीन से ऊपर होती हैं दोस्तों। तो कभी आप देखिएगा, अगर आपको नहीं देख सकते हैं तो आप इसको इंग्लिश या हिंदी में लौणोद्भिद डाल दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा लौणोद्भिद का पेपर सॉरी पौधे कैसे होते हैं। ठीक है, आप अगर नहीं देखे हो तो आप थोड़ा सा इमेजिनेशन कर सकते हो। पहली विशेषता इसकी ये है दोस्तों कि दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरी विशेषता ये है कि ये जड़ों की जो पौधों की जड़ें जो होती है जमीन के बिल्कुल ऊपर होती है, जमीन के बिल्कुल ऊपर होती है। आपने देखा होगा कि दलदली क्षेत्र, वहां पर देखा होगा पौधे लगे होंगे और पौधे का जो बिल्कुल ही ऊपर से आप चाहो तो उसको, अब अगर आप हाथ से थोड़ा सा सहारा दे दीजिए तो पूरा पौधा निकल जाएगा। ठीक है, और इसके उदाहरण में यदि हम देखते हैं तो साल्ट मार्श इसका उदाहरण है। इसको इस तकनीकी शब्द को आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे ही तकनीकी शब्द जरूर पूछे जाते हैं। तो साल्ट मार्क्स जो है, साल्ट मार्क्स किसका उदाहरण है, लवणोद्भिद का है।
तो दोस्तों आइए बात करते हैं समोद्भिद। समोद्भिद की बात करें तो समोद्भिद भी आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें भाई, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। ये पौधे जमीन योग्य, ये पौधे खेती योग्य जमीन पर पाए जाते हैं। ये पौधे कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? खेती योग्य जमीन पर पाए जाते हैं। ऐसे जगह पाए जाते हैं जो जमीन हो, जहाँ पर जमीन कैसी हो, खेती योग्य। जैसे कि हम लोग क्या है, हम उत्तर भारत में रह रहे हैं और उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, और जहाँ आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, मक्का, टमाटर, गेहूँ, धान। तो जहाँ पर ऐसे फसल हों जो आपके मक्का, धान, टमाटर, धान, तो उन्हें बोला जाएगा समोद्भिद। समोद्भिद बोला जाएगा क्योंकि वहाँ पर जो खेती होगी, जहाँ वहाँ की जो जमीन होगी वो खेती करने की योग्य होगी। और इनका तना जो होता है ठोस और शाखा युक्त होता है। इनका जो तना होता है दोस्तों वो ठोस होता है और शाखा युक्त होता है, इतना भी आपको याद रखना। आइए बात करते हैं मरुद्भिद वाले पौधे। मरुद्भिद वाले से तात्पर्य होता है मरुस्थली में पाए जाने वाले पौधे, जो मरुस्थल में पाए जाते हैं दोस्तों। ऐसे पौधे जो मरुस्थल में पाए जाते हैं, तो इन पौधों की पहली विशेषता ये है कि मरुस्थलीय पौधे हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे जो होते हैं उन्हें बोला जाता है मरुद्भिद। और इनकी पत्तियां छोटी छोटी और जड़ें जो होती हैं गहरी होती हैं। इनकी पत्तियां जो होती हैं दोस्तों मरुद्भिद वाले, ये छोटी छोटी पत्तियां वाले होती हैं, और जड़ें लेकिन इनकी जो होती है गहरी होती हैं। और इन पौधों का तना गद्देदार एवं मोम की परत से ढका होता है। इन पौधे का जो तना होता है आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसको इंटरनेट पे डालिए मरुद्भिद वाले पौधे, आपको पता चल जाएगा। इन पौधों का जो तना होता है दोस्तों बिल्कुल गद्देदार होता है और मोम की परत जैसे ढका होता है। और इसका उदाहरण है आपका नागफनी, जिसे कैक्टस बोलते हैं, एकासिया और यूफोबिया। एकासिया और यूफोबिया, इसको आप याद जरूर रखेंगे दोस्तों, बिल्कुल भी आप भूलिएगा मत। ये आपके एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। नागफनी क्या है और नागफनी प्रकाश संश्लेषण कहाँ से, इनका नागफनी का प्रकाश संश्लेषण कहाँ से होता है दोस्तों? तो पत्तियों के माध्यम से नहीं बल्कि हरे तने के माध्यम से इनका होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। वैसे तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, लेकिन फिर भी यदि आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो एग्जाम्पल है मरुद्भिद वाले हैं नागफनी, एकासिया, यूफोबिया, इसको आप जरूर याद रखिएगा। आइए बात करते हैं आज के जो विशेष टॉपिक है, यानी कि विशेष पॉइंट जो है दोस्तों, कुछ विशेष पौधे या वृक्ष के बारे में आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करें तो दोस्तों बरगद। बरगद हमारे सीटेट में तो खुद खूब पूछा जाता है, बिल्कुल कोई भी इसमें कोई शक ही नहीं है, हमेशा हर 1-2 साल में यह आता रहता है। बरगद की बात करें तो यह एक विशाल काय वृक्ष है, यह एक विशाल काय वृक्ष है। और दूसरी बात करें तो यह इसका फैलाव जो होता है बहुत ही अधिक होता है। आपने बरगद को देखा होगा, इसका फैलाव जो होता है आसपास बहुत ज़्यादा घिरा होता है, और इनकी शाखाओं से भी जड़ें निकलती हैं। इनकी शाखाओं में अगर आपने देखा होगा तो जड़ें निकली रहती हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप इंटरनेट पे जाइए, आप बरगद भी डालेंगे तो आपको दिखाई देगा। और अगर आप चाहो तो कल्पना कर सकते हो, अगर आपने कभी देखा होगा कि बरगद की जो शाखाएं होती हैं उनसे जड़ें निकली होती हैं, और जिनको स्तंभ जड़ भी कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? स्तंभ जड़ कहा जाता है। स्तंभ जड़ किसे कहा जाता है? उसे कहा जाता है जो बरगद के शाखाओं से निकली हुई जड़ें होती हैं, उन्हें बोला जाता है स्तंभ जड़ बोला जाता है। आइए बात करते हैं क्रोटन के बारे में। यदि हम क्रोटन के बारे में बात करें दोस्तों, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। क्रोटन की बात करें तो यह पौधा फसल के साथ बोया जाता है। यह पौधा जो होता है दोस्तों फसल के साथ बोया जाता है। और इतना ही नहीं, जो यह बताने में समर्थ है कि फसल को कब पानी की आवश्यकता हो। देखिए एक ऐसा पौधा है जो क्या करता है दोस्तों, जो क्या करता है फसल को यह बता देता है कब पानी चाहिए, पानी की आवश्यकताओं को बताता है। और इससे क्या होता है, देखो मैं इसकी विशेषता आगे बताता हूँ क्या है, फिर उसके बाद मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगा। इसकी जड़ें जो होती है अत्यधिक नीचे तक नहीं होती, किसकी? कॉटन की। और यह मुरझाने लगता है, और तो यह पता चलता है फसल की सिंचाई की आवश्यकता है। देखिए कॉटन की विशेषता यह है कि जब कोई फसल बोई जाती है तो उसी के साथ इसको भी बो दिया जाता है। ये क्या होता है, इसकी जो जड़ें होती है अत्यधिक नीचे तक नहीं होती, बिल्कुल ही ऊपर होती है जमीन पर। और जब ये सूखने लगता है तब हमें ये पता चल जाता है, या किसानों को ये पता चल जाता है कि जो फसल है उन्हें पानी की आवश्यकता है। तो कॉटन की विशेषता ये है दोस्तों, बस आपको इतना ही याद रखना है और इससे इतर आपको नहीं याद रखना है। आइए बात करते हैं केला के बारे में। केला के बारे में बात करें तो ये भी हमारे एग्जाम में पूछा ही जाता रहता है। तो केले का पौधा एक प्रकार का शाक होता है। तो कई बार लोग वृक्ष में इसको लगा देते हैं, यह वृक्ष नहीं है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखेंगे कि केला वृक्ष नहीं है, यह एक शाक है जिसे आप साग कहते हैं।
ठीक है, तो एक प्रकार से एक शाख है दोस्तों, ठीक है। और जिसका तना क्या होता है, कमजोर व हरा होता है, जिसके बारे में आप पहले से भली भांति परिचित हैं कि केला जो होता है जिसका इसका तना क्या होता है, कमजोर होता है, कमजोर होता है लेकिन हरा होता है। और केले के फूल भी हम खाते हैं और फल को भी खाते हैं। हमें इस बात को भी ध्यान रखना है, केले के फूल को भी खाएंगे और उसके फलों को भी हम खाते हैं दोस्तों। आइए बात करते हैं खेजड़ी के बारे में। खेजड़ी तो अभी भी आपको मैं सारा कुछ, जैसे मैंने आपको बताया है कि जैसे ये चैप्टर खत्म होगा मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि देखिए मैंने जो पढ़ाया था, मैंने जो जिस चैप्टर को मैंने पिकअप किया था उस चैप्टर से आप देखिए कितने 2011, 2016, 2018 में प्रश्न आए हुए हैं। आप इसको ध्यान से देखिए और समझते चलिए। मैं डेफिनेटली कहता हूं कि आप खुद बिल्कुल विश्वास ही नहीं बल्कि आप सोचेंगे कि सर और भी मुझे वीडियो प्रोवाइड कराएं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको आप खुद ही कहेंगे, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। जब आप एग्जाम इसको पूरी वीडियो देखेंगे और सारी वीडियो देखने के बाद जब मेरा टेस्ट वाला पेपर जब आप सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, खुद आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें आपके एग्जाम में कितना कारगर सिद्ध हो रही है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं खेजड़ी के बारे में। खेजड़ी के बारे में बात करें दोस्तों तो यह भारत के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। खेजड़ी की पहली विशेषता यह है कि भारत के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है और इसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमारे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि खेजड़ी को क्या पानी की अधिक आवश्यकता होती है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती, बहुत ही कम होती है। इनकी फलियों की सब्जी बनती है, इनकी जो फलियां होती है दोस्तों उनसे सब्जी बनती है और इस पेड़ की छाल से दवा भी बनाई जाती है। खेजड़ी के पेड़ की छाल से जो दोस्तों है उससे दवा भी बनाई जाती है इससे, और इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। इसकी लकड़ी की सबसे बड़ी विशेषता ये है दोस्तों, कीड़े नहीं लगते हैं और ये छायादार होते हैं। और नेक्स्ट विशेषता ये है दोस्तों, यह छायादार होते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आइए 2-3 और बचे हुए हैं पौधों के बारे में, उसको भी देख लेते हैं, फिर हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। रेगिस्तान ओक की बात करें तो यह मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक जो होता है दोस्तों वो कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी जड़ें जो होती है दोस्तों गहरी होती है। इसकी जड़ें, दूसरी विशेषता ये है कि इसकी जड़ें जो होती है बहुत ही गहरी होती हैं और यह पानी में स्थिर बना रहता है और इसमें पत्तियां बहुत कम पाई जाती हैं। दूसरी विशेषता यह है कि इसमें पत्तियां बहुत कम पाई जाती हैं। इस क्षेत्र के निवासी इस पेड़ के तने में पतला पाइप डालकर पानी बाहर निकालते हैं। देखिए ये रेगिस्तानी ओक है और रेगिस्तानी एक पौधा जो होता है दोस्तों वहां पर उसके जो पेड़ होता है जो तना होता है उसमें पानी रहता है और वहां पर देखिए पानी तो आपको आसपास क्षेत्र में मिलेगा नहीं हो सकता, लेकिन पेड़ में जो रहता है, पेड़ के तने में क्या होता है? पानी रहता है, जिससे कि जो वहाँ के निवासी होते हैं, जो रेगिस्तान के निवासी होते हैं, यहाँ वहाँ घूमने जाते हैं और पेड़ के आसपास रुक जाते हैं और उन्हें प्यास लगती है तो वे लोग क्या करते हैं, छोटी सी पाइप डालते हैं और वहाँ से पानी निकाल लेते हैं, यानी कि वो पानी की अपनी प्यास बुझा लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका रेगिस्तानी ओक के बारे में। कैसा आपको लगा यह चीज़ें? आइए जानते हैं घट परणी के बारे में। घट परणी को कहा जाता है निफेंथीज भी कहा जाता है। तो कई बार हमारे एग्जाम में घट परणी दे देता है और कई बार हमारे एग्जाम में निफेंथीज दे देता है। तो दोस्तों आपको दोनों चीज याद रखना है, घट परणी क्या है, निफेंथीज क्या है, दोनों एक ही है। इसकी विशेषता की बात करें दोस्तों तो यह पेड़ क्या करता है? कीड़े मकोड़ों, मेढक, चूहों व छोटे जीवों को खा जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है दोस्तों कि यह पेड़ क्या करता है? कीड़ों को खाता है, मकोड़ों को खाता है। आप देखते होंगे, अगर आप चाहो तो इसको आप देख सकते हो कहीं पर, अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक पौधा ऐसा है जो क्या करता है, अपने जीव जंतुओं, जो छोटे मोटे जीव जंतु होते हैं उनको खाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये अपना मुंह खोलता और बंद करता रहता है और इससे सुगंध निकलती है दोस्तों, और ये क्या करता है, खुशबूदार इससे, और जो आपके एक तरीके से जीव जंतु होते हैं दोस्तों वो इससे आकर्षित होते हैं और जैसे ही मुंह खोलता है उसमें अगर कोई जीव जंतु चला गया मुंह बंद कर लेता है दोस्तों। ठीक है, आइए बात करते हैं इसके बारे में और भी। दूसरी विशेषता यह है दोस्तों कि इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कीट भक्षी पौधा भी बोला जाता है। तो कई बार हमारे एग्जाम में भी पूछा जाता है कीट भक्षी पौधा किसे बोला जाता है? निफेंथीज को बोला जाता है या घटपर्णी को बोला जाता है?
इनका आकार लंबा व घड़े जैसे होता है। इनका आकार कैसे होता है, या तो लंबा होता है, लंबा, या और घड़े जैसे होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको, आप जाइएगा इंटरनेट पे देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। जिस पर पत्ती नुमा ढक्कन होता है, जिस पर क्या होता है, पत्ती नुमा ढक्कन होता है। और दूसरी चीज़ें मैंने आपको बताया ही था कि यह एक खुशबूदार पौधा है। यह एक कैसा है, खुशबूदार पौधा है, जिससे आकर्षित होकर कीड़े मकोड़े इस पौधे के पास आते हैं और ये क्या करता है, अपना मुंह खोलता है और इसमें जाते हैं और ये उनको खा जाता है दोस्तों। और अगर भारत की बात करें तो भारत में मेघालय के साथ साथ यह मेघालय में पाया जाता है, और विश्व में देखा जाए दोस्तों तो इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में बहुत पाया जाता है। तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखना है, तीन पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखना है कि निफिंथीज भारत में कहाँ पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। विश्व में कौन किन किन देशों में पाया जाता है, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और लास्ट बात करें दोस्तों तो यह पेड़ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेन पॉइंट याद रखना है कि नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए एक पेड़ जो है, यह जो पौधा है दोस्तों, क्यों कीड़े मकोड़ों को खाता है, क्यों खाता है, क्योंकि नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए। बाकी पौधे जो होते हैं वो जड़ से अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो आपका निफिंथीज है दोस्तों, घटपर्णी जो है, ये अपना नहीं कर पाता है नाइट्रोजन की पूर्ति, जिसके कारण इसे क्या करना पड़ता है, जीव जंतुओं को खाना पड़ता है। इसीलिए इसे बोला जाता है कीट भक्षण बोला जाता है, कीटों का भक्षण भी बोला जाता है किसे, निफिंथीज को दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने देखा, चलो आइए थोड़ा सी बात कर लेते हैं पौधों के, ताकि हमारा कल नया टॉपिक शुरू हो जाए, नया पॉइंट हमारा कल शुरू हो जाए। दोस्तों पौधों के महत्व के बारे में आइए देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी। पौधों के महत्व के बारे में बात करें तो पौधे हवा को शुद्ध करते हैं, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। आप जानते हैं पौधों के जीवन के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि यह प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। पौधे हमेशा प्रकृति में संतुलन बनाए रहते हैं, आप सभी लोगों को पता है और हमें भी पता है, यदि पौधे ना होते तो हमारा जीवन इतना संभव ना होता। ठीक है, और दूसरी बात करते हैं इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं दोस्तों, पौधे जो होते हैं, पौधे मृदा के क्षरण को रोकता है। हाँ, इसको आपको ध्यान रखना है। अभी आपके एग्जाम में हाल ही समय में पूछा गया था कि जो मृदा पौधे होते हैं, मृदा के कटाव को क्या करते हैं, उसको कटाव को बहाने में सहायता करते हैं, ऐसा प्रश्न दिया गया था, जो कि वो प्रश्न गलत था। ठीक है, यानी कि वो क्वेश्चन जो था वो गलत था। यानी कि यहाँ पर क्या था दोस्तों, पौधे हमेशा क्या करते हैं, मृदा के क्षरण को रोकते हैं, यानी मृदा के, यानी जो मिट्टी होती है उसके कटाव को रोकने का काम कौन करता है, पौधा करता है। मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का भी काम करते हैं कौन, पौधे आपके। वातावरण की सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए कई श्रृंगारिक पौधे विशेष होते हैं और ये सहायता भी करते हैं। मरुद्भिद के उदाहरण में नागफनी, यूफोबिया और एकोसिया मैंने आपको बताया था दोस्तों। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगी, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर भी करते चलें। देखिए जितना लोगों तक आप शेयर करेंगे तो हमारा भी एक तरीके से प्रोत्साहन होगा, मतलब मैं भी एक प्रोत्साहित होऊंगा, और मैं प्रोत्साहित होऊंगा तो दोस्तों अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। और इतना ही नहीं, मैं अगर आप सभी लोग प्रोत्साहन करते हैं अच्छे तरीके से, मैं डेफिनेटली कहता हूं कि आपके 31 जनवरी आते आते मैं आपका पूरा इन्वायरमेंट कंप्लीट करवा सकता हूं, यहां तक कि पैडागोगी भी। लेकिन इसमें प्रोत्साहन चाहिए। प्रोत्साहन सिर्फ 2 प्रकार से होता है, 3 प्रकार से, एक कमेंट होना चाहिए, दूसरा लाइक, तीसरा सब्सक्राइब। ठीक है, इससे इधर को तो कोई प्रोत्साहन है नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि हर इंसान को मोटिवेट होने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। जैसे एक शिक्षक को पढ़ाने के लिए मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि मेरे सर कहते हैं हमेशा कि पैसा एक मोटिवेशन होता है, और पैसा अगर ना मिले तो फिर जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला व्यक्ति होता है वो नहीं पढ़ाता है। ठीक है, यानी कि मेहनत करने वाला व्यक्ति, दोनों तरीके से अच्छे से मेहनत नहीं हो पाती है दोस्तों। बाकी आप स्वयं समझदार हैं, आप स्वयं विचार कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।